तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। जीवन का संचार नेटवर्क। जीवों में सुव्यवस्थित गति और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया की प्रणाली। तो सजीवों में गति ही जीवन का प्रमाण होता है और यह गति अनियंत्रित नहीं होती है। हर हरकत पर्यावरण में बदलाव की अनुक्रिया होती है। यह अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है और प्रायः लाभ उठाने के लिए सजीव सिस्टम इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, चीता दौड़ने की मुद्रा में है, तो चीता क्यों दौड़ेगा? अपने भोजन के लिए, मतलब अपने लाभ के लिए। वैसे ही सूरजमुखी का पौधा जो होता है वो जैसे जैसे सूरज अपना दिशा बदलते रहते हैं वैसे ही इसकी पंखुड़ी भी जो है अपना दिशा बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि इसे निरंतर सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। अब गति दो प्रकार की होती है। एक होती है वृद्धि पर आश्रित गति, दूसरी होती है वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि पर आश्रित गति जो होती है यह पौधों में देखी जाती है। जैसे बीज का अंकुरण होता है और अंकुरण में जब वृद्धि होती है तो यह पौधे में परिवर्तित होता है। फिर इसमें वृद्धि होती है तो यह पौधे से वृक्ष बनता है। यदि कोई किसी भी रूप में अगर इसको रोक दिया जाए तो यह गति नहीं होगी, वहीं पे उस पौधे की मृत्यु हो जाएगी। वहीं वृद्धि से मुक्त गति यह जंतुओं में भी होता है और पौधे में भी होता है। जैसे किसी जानवर का दौड़ना, आपका साइकिल चलाना, झूला झूलना, यह वृद्धि नहीं है बल्कि पर्यावरण के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया है। पौधे में जैसे छुई मुँह के पौधे को आप जैसे ही स्पर्श करते हैं तो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ये क्या है? पर्यावरण के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया है। आइए अब देखते हैं तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका में एक केंद्रक होता है, कोशिका काय होता है, द्रुमिका होता है, तंत्रिकाक्ष होता है और तंत्रिका का अंतिम सिरा जिसको कि सिनेप्स भी बोलते हैं। सिनेप्स क्या होता है? वह खाली स्थान जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में होता है। तो इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है? द्रुमिका जो होती है यह सूचनाओं को उपार्जित करती है, फिर इसको कोशिकाएं तक पहुंचाती है और कोशिकाएं से यह तंत्रिकाक्ष से विद्युत की गति से होते हुए सिनेप्स तक पहुंचता है। और फिर इस सिनेप्स पे क्या होता है? यह विद्युत संकेत जो आ रहे होते हैं इनका रासायनिक संकेत में परिवर्तन होता है ताकि यह अगले तंत्रिका कोशिका तक जा सके। तो कैसे होता है? द्रुमिका जो होता है वह सूचना उपार्जित करता है, फिर कोशिका काय तक पहुंचाता है। कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष तक यह विद्युत की गति से होते हुए सिनेप्स तक पहुंचता है और इस विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन होता है और दूसरे तंत्रिका कोशिका तक यह संकेत पहुंचता है। फिर उस तंत्रिका कोशिका में द्रुमिका जो होता है वह सूचना को उपार्जित करता है, फिर अगले कोशिकाएं तक पहुंचता है, कोशिका काय तक पहुंचता है, फिर वहां से विद्युत की गति से तंत्रिकाक्ष होते हुए फिर अगले सिनेप्स तक पहुंचता है। फिर सिनेप्स से क्या होता है? सिनेप्स वो खाली स्थान है जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच होता है। फिर यह विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में परिवर्तित होगा और अगले तंत्रिका कोशिका तक पहुंचेगा। तो तंत्रिका कोशिका संदेशों का वाहक है और द्रुमिका क्या करता है? सूचना उपार्जित करती है और सूचना कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष तक बिजली की तरह दौड़ती है, बिजली की गति से दौड़ती है। और सिनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच या तंत्रिका कोशिकाओं के बीच वह खाली स्थान जहां विद्युत संकेत रासायनिक
संकेत में परिवर्तित किए जाते हैं ताकि वह अगली कोशिका तक जा सके। अब देखते हैं आपातकालीन प्रोटोकॉल या फिर प्रतिवर्ती चाप। तो मस्तिष्क के सोचने का इंतजार किए बिना मेरुरज्जु तत्काल आदेश देती है। यह एक इनपुट आउटपुट का शॉर्टकट है। जैसे हमें ऊष्मा का उद्दीपन मिलता है तो हमारा ग्राही जो कि इसमें त्वचा होता है वह क्या करता है, संवेदी तंत्रिका से इस उद्दीपन का जो है मैसेज मेरुरज्जु तक संचार करता है और मेरुरज्जु तुरंत प्रेरक तंत्रिका से कार्य करती है और हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इस आपातकालीन प्रोटोकॉल में क्या होता है, मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें मेरुरज्जु जो है वह तत्काल आदेश देती है। ऐसे तो प्रायः हमारा दिमागी जो होता है वो सोच विचार करता है, लेकिन कभी कभी उद्दीपन ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स करना होता है। तो उसमें हमारा मेरुरज्जु जो है वह क्विक रिस्पॉन्स में काम करता है। तो उद्दीपन जैसे ऊष्मा का ग्राही क्या होता है, हमारी त्वचा होती है और त्वचा से संवेदी तंत्रिका जो होती है यह इस मैसेज को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। मेरुरज्जु प्रेरक तंत्रिका से तुरंत कार्य करने की सिग्नल देता है और हम हाथ हटा लेते हैं। अब देखते हैं मानव मस्तिष्क, जिसको कि सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू को क्या बोलते हैं, सीपीयू होता है ना, वैसे ही हमारा जो मस्तिष्क है वह सेंट्रल प्रोसेसर होता है। आपातकालीन इस स्थिति में क्या होता है, मेरुरज्जु जो है वह क्विक रिस्पॉन्स के लिए उद्दीपन का तुरंत निस्तारण करता है। अब मानव मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है यह मुख्य सोचने वाला भाग होता है और संवेदी सूचनाओं का विश्लेषण तथा भूख का केंद्र होता है। तो अग्र मस्तिष्क क्या होता है, यह हमारा मुख्य सोचने वाला भाग होता है। संवेदी सूचनाओं का विश्लेषण होता है यहाँ पे और भूख का केंद्र होता है। हमें जब भी भूख लगता है तो यह हमारा अग्र मस्तिष्क ही यह सिग्नल देता है कि हमें भूख लगी है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क और पश्चात मस्तिष्क। इसमें अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसमें अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, वह क्रिया जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। फिर आता है मेडुला। मेडुला में क्या होता है, यहां से रक्तचाप, लार आना और वमन का नियंत्रण होता है। फिर आता है हमारा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है, इच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर का संतुलन में हमें मदद करता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल को बैलेंस करते हैं ना, सीधी रेखा में चलते हैं, तो हमारे मानव मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क जो कि मुख्य सोचने वाला भाग है और यहाँ पर संवेदी सूचनाओं का विश्लेषण होता है और यह भूख का केंद्र भी है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क और यहाँ पे क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। फिर आता है मेडुला। मेडुला जो है यहाँ पे रक्तचाप,
लार आना और वमन का नियंत्रण होता है। फिर आता है अंत में अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क में क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि होती है और शरीर का संतुलन। तो शरीर का संतुलन के लिए कौन सा हिस्सा जो है वह जिम्मेदार होता है हमारे मस्तिष्क का? अनुमस्तिष्क। और भूख के लिए अग्र मस्तिष्क, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए मध्य मस्तिष्क और रक्तचाप तथा लार और वमन के लिए मेडुला। अब देखते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो होता है वह हड्डियों के बॉक्स में सुरक्षित रहता है, इसको कि कपाल भी बोलते हैं। इसके अंदर एक तरल पूरित गुब्बारा होता है जिसको प्रघात अवशोषक कहते हैं। ये क्या करता है? एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मतलब कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो किसी गड्ढे में जब गाड़ी जाती है तो क्या होता है? आपकी गाड़ी का शॉकर जो है वह उस गड्ढे से होने वाले दिक्कत को अपने अंदर रोक लेता है। इसी तरह प्रघात अवशोषक क्या करता है? हमारे मस्तिष्क में लगने वाले चोटों को रोकता है और हड्डियों का बॉक्स कपाल हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा देता है। वहीं मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु को कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी जो होती है इसकी रक्षा करती है। मस्तिष्क को सुरक्षित कौन कौन रखता है? हड्डियों का बॉक्स जिसको कपाल बोलते हैं, और इस कपाल के बीच एक प्रघात अवशोषक होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फिर मेरुरज्जु जो होता है वो रीढ़ की हड्डी रक्षा करती है। अब देखते हैं आउटपुट पेशी ऊतक कैसे कार्य करते हैं। तो जब तंत्रिका से जो विद्युत सिग्नल है उसका रासायनिक सिग्नल में परिवर्तन होता है तो वो सिग्नल की प्राप्ति होती है। तो का सिग्नल जो है आवेग पेशी तक पहुंचता है। फिर पेशी की कोशिकाओं में क्या होता है? विशेष प्रकार के प्रोटीन बनती है और यह प्रोटीन अपनी व्यवस्था बदल लेती है जिससे पेशी सिकुड़ती है और शरीर गति करता है। और इसकी वजह से पेशियां दो तरीके की होती है। एक होती है ऐच्छिक पेशियां, दूसरी होती है अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं जिनका कि नियंत्रण हमारे हाथ में होता है। अनैच्छिक पेशियां वह पेशियां होती हैं जिनका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे ऐच्छिक पेशियों में जैसे वो पेशियां जो हमारे हाथ में होती हैं, पैर में होती हैं, तो हम हाथ को नियंत्रित कर सकते हैं ना। इनकी गति हम नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे ही अनैच्छिक पेशियां जैसे जो पेशियां हमारे हृदय में होती हैं, अब हृदय की गति तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, वह निरंतर काम करता रहता है। तो ऐच्छिक पेशियां हमारी कहाँ कहाँ होती हैं? हाथ में, पैर में, मतलब वो जगह जो हम खुद से नियंत्रण कर सकते हैं। और अनैच्छिक पेशियां वहां पे होती हैं जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अब देखते हैं पौधों में नियंत्रण। पौधों में मस्तिष्क तो होता नहीं है, लेकिन पादपों में तंत्रिका तंत्र या पेशियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें दो तरह का समन्वय करते हैं। एक होता है तत्काल अनुक्रिया और वृद्धि आधारित गति। तो तत्काल अनुक्रिया जैसे स्पर्श के प्रति होती है, यह वृद्धि मुक्त होती है। जैसे
छुई मुई का पौधा जब हम छूते हैं तो क्या होता है, उसमें सिकुड़न आ जाता है। और वृद्धि आधारित गति जैसे दिशात्मक गति, जैसे प्रकाश की ओर मुड़ना। जो पौधे होते हैं वह प्रकाश की दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं। तो पौधों में दो तरीके के समन्वय होते हैं। पहला है तत्काल अनुक्रिया, यह वृद्धि मुक्त होती है। उदाहरण स्पर्श के प्रति जैसे छुई मुई में होता है। फिर आता है वृद्धि आधारित गति, यह दिशात्मक गति होती है। उदाहरण जैसे पौधों का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना। यह विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, लेकिन इनकी गति जंतुओं से धीमी होती है। यहाँ पे विद्युत रसायन साधन का उपयोग होता है, लेकिन जंतुओं की अपेक्षा इनकी गति धीमी होती है पौधों में। अब हाइड्रोलिक सिस्टम जो कि सुई मुई में होता है। तो इसमें कैसा होता है, अगर खुली अवस्था होगी तो बड़ा पानी का रिक्तिका रहेगा, और जैसे ही उसको उद्दीपन मिलता है तो संचरण सूचना एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित होती है। फिर क्या होगा, पादप कोशिका जो होती है जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। वे फूलती या सिकुड़ती है, जिससे पत्तियां उड़ जाती हैं। तो जैसे ही इसको स्पर्श का उद्दीपन मिलता है सुई मुई के पत्तियों में, इनमें क्या होता है, सूचना जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित होती है। फिर पादप कोशिकाएं क्या करती हैं, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। किसी में फूल जाती हैं, किसी में सिकुड़ जाती हैं, जिससे पत्तियां, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, वह सिकुड़ जाती हैं। इनमें कोई विशेष प्रोटीन शामिल नहीं होता है। अब देखते हैं दिशिक गति। तो वृद्धि के माध्यम से नेविगेशन, इसमें पहला आता है प्रकाशानुवर्तन, दूसरा आता है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा है जलानुवर्तन और चौथा है रसायनानुवर्तन। आइए एक एक विस्तार से देखते हैं। प्रकाशानुवर्तन में क्या होता है, पौधों में प्रकाश की ओर गति होता है। प्रकाशानुवर्तन में क्या होता है, पौधों का प्रकाश की ओर गति होता है। फिर गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है, पृथ्वी के खिंचाव की ओर या उसके विपरीत। यह दोनों ही हो सकता है, पृथ्वी के खिंचाव की ओर या उसके विपरीत। फिर आता है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन में क्या होता है, पानी की तरफ जड़ों की गति, मतलब जिस तरफ पानी मौजूद रहेगा मिट्टी में, उस तरफ जड़ ज्यादा फैल जाएंगे, अपेक्षाकृत जिधर की जल कम है। उसी तरह रसायनानुवर्तन में क्या होता है, रसायनों की ओर गति, जैसे पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि। तो दिशिक गति किस किस प्रकार की होती हैं, पहला है प्रकाशानुवर्तन जो कि प्रकाश की ओर गति होता है। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन जिसमें पृथ्वी की खिंचाव की ओर या इसके विपरीत। तो खिंचाव की ओर जैसे जड़ जो होता है वह फैलता है और इसके विपरीत तने वाला हिस्सा फैलता है। तो गुरुत्वानुवर्तन में पृथ्वी के खिंचाव की ओर या उसके विपरीत भी हो सकता है। खिंचाव की ओर जड़ का विस्तार होता है और उसके विपरीत तने का होता है, तने का, पत्तियों का। फिर आता है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन में क्या होता है, पानी की ओर जड़ों की गति। तो जिस ओर पानी ज्यादा उस तरफ जड़ें ज्यादा विस्तृत हो जाती हैं।
फिर रसायनोवर्तन में क्या होता है, रसायनों की ओर गति, जैसे पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि। अब देखते हैं ऑक्सीजन छाया में, तो आइए अब देखते हैं ऑक्सीजन, जो कि छाया में काम करने वाला इंजीनियर। तो ऑक्सीजन हार्मोन जो है वह प्ररोह के अग्रभाग में बनता है। ऑक्सीजन हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में बनता है। फिर जब प्रकाश एक ओर चला जाता है, प्रकाश एक ओर चला जाएगा, तो यह क्या करता है, यह प्रकाश से छाया वाले भाग की तरफ विसरित हो जाता है। ऑक्सीजन जब प्रकाश एक ओर चला जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, छाया वाले भाग की तरफ विसरित हो जाता है। जब इस यहाँ पे ज्यादा विसरित हो जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, यह छाया वाले भाग की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कर देता है। तो इससे क्या होगा, यह जो है पौधा जो है वह प्रकाश के ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन हार्मोन वह पौधों को प्रकाश की ओर मोड़ता है। कैसे मोड़ता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वह प्ररोह के अग्रभाग में बनता है, और जब प्रकाश का स्रोत एक ओर चला जाता है जो कि सूर्य होता है, तो यह ऑक्सीजन छाया वाले भाग की तरफ विसरित हो जाता है और वहां पे क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, जिससे पौधे जो होते हैं वह प्रकाश की ओर मुड़े हुए प्रतीत होते हैं। अब देखते हैं जंतु हार्मोन, जिनको कि वायरलेस ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं। तो समस्या क्या होती है, तंत्रिका तंत्र जो होता है शरीर की हर कोशिकाओं तक तो पहुंच नहीं सकता है, और यह सतत प्रभाव तो डाल नहीं पाता है। तो इसका समाधान शरीर में कैसे होता है, रासायनिक संरचरण से। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, यह ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं, जो पूरे शरीर में फैलकर लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। तो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं होती हैं जहां से हार्मोन निकलते हैं, पहला है प्यूज ग्रंथि, दूसरा है ऑटो ग्रंथि, तीसरा है अधिवृक्क ग्रंथि, चौथा है अग्नाशय, फिर पांचवा है वृषण, और छठा है अंडाशय। तो पुरुषों में वृषण होता है और महिलाओं में अंडाशय। तो जंतु हार्मोन क्या होते हैं, यह रासायनिक संरचना होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और सीधे रक्त में स्रावित होते हैं, जो कि स्रावित होने के कारण क्या होगा, पूरे शरीर में फैलकर लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर अपना निर्धारित कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन कैसे काम करता है। इसको लड़ों या भागो हार्मोन भी कहते हैं। तो यह कहां से निकलता है, यह अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। यह अधिवृक्क ग्रंथि कहां पे होती है, हमारे किडनी के ऊपर में होती है। यहां से यह रक्त में सीधा प्रभावित होता है और इससे क्या होता है, पहला काम यह करता है कि हमारे हृदय की धड़कन तेज कर देता है, जिससे क्या होगा, धड़कन तेज होगा तो हमारे पेशियों तक अधिक ऑक्सीजन मिलती है। फिर अधिक ऑक्सीजन के लिए क्या करेगा, यह श्वास लेने की दर को बढ़ा देता है और
रक्त प्रवाह पे क्या असर डालता है? पाचन तंत्र और त्वचा से रक्त हटाकर कंकाल पेशियों की ओर भेज देता है। तो एड्रेनालिन हार्मोन कैसे काम करता है? ये कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से, कि जो कि हमारे किडनी के ठीक ऊपर होता है। और इससे क्या होता है? धड़कन तेज हो जाती है ताकि पेशियों को ऑक्सीजन मिल सके, और इसकी वजह से पेशियों को ऑक्सीजन देने के लिए हमारा सांस लेने का दर बढ़ जाता है, और हमारा रक्त प्रवाह पाचन तंत्र और त्वचा से हटकर कंकाल पेशियों की ओर भेज दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? शरीर में विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कुत्ता दौड़ा दे, क्या होता है? आप कोशिश करते हैं कि कितना तेजी से भाग सके, तो वो उस समय ही लड़ो या भागो हार्मोन, जो कि एड्रेनालिन हार्मोन, कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। और का पहला काम क्या है कि धड़कन की गति बढ़ा देता है, जिससे कि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिले, और साथ ही साथ सांस लेने की दर बढ़ा देता है, और रक्त प्रवाह को पाचन तंत्र और त्वचा की पेशियों से हटाकर कंकाल पेशियों की ओर मोड़ देता है, ताकि विषम परिस्थिति से निपटने के लिए शरीर तैयार हो जाए। यह हमेशा विषम परिस्थितियों में निकलता है, जबकि हम जिस समय हम डर रहे होते हैं। अब देखते हैं कुछ मुख्य हार्मोन और उनके कार्य। तो हमारा जो अवंटू ग्रंथि होता है, जो कि गर्दन पे होता है, वह थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है हमारे रक्त में। इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय, और इसके लिए, इस ग्रंथि को अच्छे से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग में क्या होता है? गर्दन जो होता है वह फूल जाती है। तो अवंटू ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करता है, और इसके अच्छे से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें घेंगा रोग हो जाता है। फिर आता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में पौनापन हो जाता है, और अगर अधिकता हो जाती है तो विशालकाय हो जाता है। फिर वह वृषण जो होता है वह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है, और अंडाशय जो होता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। और यह के बनने से यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन होता है। फिर अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। यही इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन बढ़िया से नहीं बनता है तो शुगर हो जाता है। मानव में शुगर होने का कारण यह इंसुलिन हार्मोन का कम बनना या ना बनना। तो आइए अब देखते हैं इंसुलिन हार्मोन काम कैसे करता है। जब हमारे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसकी सूचना जो है अग्नाशय की कोशिकाओं को पता चलता है कि रक्त में जो है शर्करा का स्तर बढ़ गया है। तो ये क्या करता है?
इंसुलिन हार्मोन को स्रावित कर देता है और स्रावित करते ही शर्करा का स्तर जो होता है कम होना शुरू हो जाता है हमारे रक्त में। फिर शर्करा का स्तर कम होने के बाद जैसे ही फिर अग्नाशय को पता चलता है कि शर्करा का स्तर कम हो गया है, तो यह इंसुलिन का स्राव कम कर देता है। फिर जब इसका रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है तो फिर अग्नाशय की कोशिकाओं को जब ये पता चलता है कि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ गया है तो फिर इंसुलिन निकलता है। तो यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हार्मोन का स्राव और समय अत्यंत सटीक और नियंत्रित होता है। और जिन लोगों में इस इंसुलिन हार्मोन अच्छी तरीके से नहीं बनता है तो उनमें मधुमेह हो जाता है। मधुमेह होने का एक कारण इंसुलिन हार्मोन का कम बनना ही होता है। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको क्विक रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको